हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया। कोई भी कानून क्लासेस के अलग और मासेस के लिए अलग नहीं हो सकता, और किसी भी जांच एजेंसी अगर आपको बुलाती है तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। ईडी और बीजेपी दोनों शामिल है, और यहाँ सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, यहाँ साथ में ये भी है कि भाई पैसा तो दो ही, तुम चंदा तो दो ही, साथ साथ मनीष सिसोदिया का भी नाम लो, अरविंद केजरीवाल का भी नाम लो। तो नरेश कुमार की शिकायत के ऊपर जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने शिकायत की, उसके ऊपर उपराज्यपाल ने इसको सीबीआई जांच के आदेश दिए। मुझे लग रहा है, और जब 5% का कमीशन था तो उसको 12% करने की क्या जरूरत थी? हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई ईडी ये बताए कि आप बार बार जब भी कोई जमानत के मामला आता है तो आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों देते हैं। सब आज तक चार्जशीट क्यों नहीं दिया है? अभी किसी भी मामले में चार्जशीट नहीं दिया गया कि जब आप सम्मन से बार बार भागते हैं, अपीयर नहीं होते हैं और आप प्रभावशाली लोग होते हैं, तो आप जानबूझकर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को इसके इस तर्क को बल देते हैं कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आगे इनको छोड़ा गया तो असहयोग करेंगे और समस्याएं पैदा करेंगे, और उसके बाद आपका पक्ष कमजोर होता है। हमें तो आप बोलने ही नहीं दे रहे ना। नहीं सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, मुकदमा चलना चाहिए तो महाराष्ट्र में। आप गुजरात में मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी कैसे मुकदमा चला? नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। और खबरों के खिलाड़ी में बात उस खबर की जिसकी हलचल पूरे देश में है इस वक्त। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो अब क्या होगा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब उन्हें 6 दिन के रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या है, इसका पॉलिटिकल असर क्या है, और जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और जो दावे हो रहे हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है, इसको लेकर लगातार हर किसी के मन में कई सारे सवाल हैं, और उन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे साथ मौजूद तमाम खबरों के खिलाड़ियों से। रामकृपाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी मौजूद हैं, जयशंकर जी मौजूद हैं, अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, और समीर चौगाकर जी मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है सर। रामकृपाल सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और ईडी के रिमांड में उनको भेज दिया गया, इसके पहले एक लंबी राजनीति इस पूरे मामले पर, कथित शराब घोटाले पर हम लोगों ने देखी, लेकिन अब एन चुनाव के बीच ये गिरफ्तारी कैसे देखें इसको? देखिए, यह गिरफ्तारी चाहे कोई भी कहे, विवाद में तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा एक मानना है कि अब जो है, जैसे कहते हैं ना कि गेंद जो है वो अदालत के पास पाले में है, और पार्टियां चाहे जो भी कहें, बीजेपी पर आरोप लगाए कि समय ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, लेकिन मेरा ऐसा मानना होता है कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों कोर्ट में ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल ऐसी पार्टी है जो कि इन पर कोई दबाव डला करके कोई डिसीजन ले सकती है। कम से कम ये तो बात सही है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें अभी बहुत फ्लूइड हैं और सब जुडिस है, इस पर कोई निर्णायक मत देना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। लेकिन जो अभी तक के जजमेंट आए हैं, देखिए, अमान ये कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले हाई कोर्ट में ठीक ऐसे ही ईडी को नोटिस भेज के डिफाई किया जाता था समन का। अमानतुल्लाह के केस में ईडी का, वो हाई कोर्ट का बहुत साफ जजमेंट आया था, शायद उससे एक हफ्ते पहले की बात है। उसमें बिल्कुल हाई कोर्ट ने साफ लिखा था कि लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और उसमें लिखा था कि कोई भी कानून क्लासेस के अलग और मासेस के लिए अलग नहीं हो सकता, और किसी भी जांच एजेंसी अगर आपको बुलाती है तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। और अगर आप बहुत दिनों तक उस जांच एजेंसी के बुलाने पर नहीं जाते हैं तो ये परसेप्शन बनता है कि व्हाई यू आर रनिंग, मतलब आप भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये आपके ही अगेंस्ट जाएगा कि बार बार बुलाने पर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मुझे उसी दिन ये लग गया था कि चूँकि उनको तो 2 या 3 समन मिले हुए थे अमानतुल्लाह, और उन्होंने यही किया था कि हमको नहीं इससे मिले, मना कर दिया था, तो आभास तो ये हो गया था कि देर से बेर जाना तो पड़ेगा। अब इसमें ये कहना कि मौका, टाइम गलत है था, अरे ये तो देखिए, इस देश में 22 या कितनी विधानसभाएं हैं टोटल नंबर हमारे? नहीं, विधानसभा हैं 29 या 28,
हमारे देश में विधानसभाओं की संख्या कितनी है? असेंबली की असेंबली। संख्या 25-26 होगी जो भी है। अब आप ये सोचिए कि 5 साल में 28 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, वो भी एक साथ नहीं होते, और प्लस एक लोकसभा का। हर 5 साल में अगर इतने चुनाव होने हैं तो इस देश में हर महीने या 2 महीने पर चुनाव होते रहते हैं। आपको समन 6 महीने पहले से दिया जा रहा है, मतलब सारा। तो ये जो डिफेंस होता है ना, टाइमिंग गलत है, और ये जब भी कोई ऐसी बात होती है तब समय की बात की जाती है। मेरा सिंपल इतना इसमें ये कहना है कि अगर समय भी गलत हो, ओमिशन और कमीशन, आप जो चीज़ है वो हुई है या नहीं हुई, जानना ये देखिए। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि कोई एक गलत काम करते हुए कोई एक जेब काट रहा था, उसको सिपाही पकड़े या शंकराचार्य पकड़े, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आप वो काम किया है कि नहीं किया है। अब ये चूंकि आरोप है, मैं भी ये बात मानता हूँ कि देखिए, जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता है, अपराधी नहीं है, एवरीबडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, लेकिन एक जो लॉ का प्रोसेस है, जो सारी चीज़ चलती हैं, जाहिर सी बात है कि जो पावर में रहेगा, कोई भी दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, वो जवाबदेह तो उसी के प्रति होती है। तो वो चाहे कोई भी पार्टी जो भी केंद्र में रहेगी, उस पर ये बात उठेगी ही। कांग्रेस थी तो याद है आपको, सीबीआई को क्या कहा था? तोता। ऐसा नहीं है किसी, वो स्वाभाविक है, उठेगा। और मैं ये नहीं कहता कि हमेशा सत्ता जो बड़े निष्पक्ष ढंग से काम करती है, ठीक है। लेकिन एक बात देखिए, सिर्फ इतनी है, एक दिन में मेट्रो में 100 पॉकेट मारी हुई, मान लीजिए, और पर्टिकुलरली वैशाली मेट्रो स्टेशन पर एक आदमी पकड़ा गया। अब वो ये तर्क नहीं दे सकता कि जब तक इस शहर के 99 बाकी पकड़े गए हैं, जब तक वो अरेस्ट ना हो तब तक मुझ पर मुकदमा नहीं चलेगा। तो जो इस तरह के कई कुतर्क दिए जाते हैं, मेरा कहना है कि हम लोगों को वेट करना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अदालतों पर भरोसा है, सभी कहते हैं, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। उसके पहले मैं भी कोई ये कमेंट नहीं करूंगा कि क्या है कि नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा कि जो भी अभी तक हो रहा है उसमें कोई मुझे फॉल्ट नहीं दिख रही है। ठीक है, जो अभी तक हो रहा है उसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है, ये रामकृपाल सर का कहना है। प्रेम सर, आप भी ऐसे ही देख रहे हैं इस परिस्थिति को? जिस गिरफ्तारी हुई, टाइमिंग को लेकर सवाल, और जिस तरीके से विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। सम्माननीय रामकृपाल सिंह जी को कहता हूं कि आप बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आईबी मिनिस्टर बोल रहे हो। तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी की जो अरेस्टिंग हुई है, इस अरेस्टिंग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्यों ये लीग से अलग है, क्यों वो सामान्य मसला नहीं है जैसा रामकृपाल सर कह रहे हैं? उसके 2-3 कारण समझिए। एक बात शुरू कीजिए कि किसी को 9 बार सम्मन क्यों भेजा जा रहा था भाई? हर बार सम्मन भेजा जाता था और बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, अब बोलती थी देखो ये भाग रहा है, सम्मन पालन नहीं कर रहा है। फिर एक सम्मन भेजती थी ईडी, मान लो दोनों में ट्यूनिंग थी, सम्मन भेजने की और पॉलिटिसाइज करने की। अरे आप पहली बार अरेस्ट कर लेते, दूसरी बार कर लेते, 9-10 बार भेज करके आपने पूरा इसको दोनों ने मिल करके पॉलिटिक्स खेला, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है पीएमएलए। भाई पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत आप एक्यूज्ड का ही ऑनस होता है, वो प्रूव करे ना करे, उसके तहत आप इसको डाल देते हैं। पीएमएलए कानून यहाँ लगता है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। भाई पॉलिटिकल पार्टी जो इनकम टैक्स नहीं देती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का इनकम नहीं होता है, तो भाई आमदनी होगी तब तो इनकम टैक्स देगा। रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1951 का के तहत, उसके तहत एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो पीएमएलए हमेशा फर्म में या किसी कंपनी में उसमें लगता है। पीएमएलए इन्होंने आम आदमी पार्टी पर लगा दिया, और ये सब बातें समन में नहीं बताई गई। भाई वो पूछते रहे ना किस लिए बुला रहे, मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे, आम आदमी पार्टी का मुखिया के तौर पर बुला रहे कि व्यक्तिगत तौर पर बुला रहे, ये सब बातें ट्रायल के सामने समय में आई हैं। ये दूसरी बात हुई।
पीएमएलए, जबकि आप करप्शन का सिंपल मामला भी लगा सकते थे, लेकिन पीएमएलए इंटेंशनली लगाया गया कि इनको जेल में भेजना है। जेल में भेजो, चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में बोलेगा हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जैसा ऑरेटर नहीं है कोई, और ये इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा लॉस होगा। चुनाव एक तरफा करने की कोशिश है, होगी नहीं लेकिन कोशिश है, उनको जेल में डाल दो। तो वो पीएमएलए का इस्तेमाल किया गया, इसलिए सामान्य नहीं कि गिल्टी जब होगा तो होगा, जैसे जेल में जाइए दूध का दूध पानी का पानी होगा। और दूध का दूध और पानी का पानी तो हमने देखा, भारत पाकिस्तान का मैच 2017 में हो रहा था, ताली बजाया, उसको देशद्रोह गद्दार घोषित कर दिया, 7 साल तक जेल में रहा, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पॉलिटिकल मामले में दूध का दूध और पानी पानी का मतलब नहीं होता। पॉलिटिकल मामले में सत्ता छिन जाती है। इस दौरान तो आप राजनीतिक व्यवस्था बदल देंगे, अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे, फिर से खरीद फरोख्त होगी, और क्या होगी, सरकार बदल जाएगी। जब केजरीवाल जी आएंगे वो बरी हो जाएंगे, और उसके बाद बोलेंगे कोर्ट जो करता है वो करने दो। ये राजनीतिक प्रतिशोध का जो षड्यंत्र है ना, उसका हिस्सा है अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजना। इसके बाद और भी अगला पॉइंट लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को जेल में जो भेजा गया तो इसमें इस केस में जो ईडी है, ईडी स्वयं शामिल है भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड से जिस व्यक्ति को ने जेल गया, बेल पाया, और बेल पाया उसने बीजेपी को चंदा दिया, और यही ईडी उस बेल का विरोध नहीं करती है। पीएमएलए एक्ट लगा हुआ है, पीएमएलए एक्ट लगा हो, पीएमएलए लगा हो, और ईडी विरोध न करे बेल का, ऐसा देश में इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं था। इसी शराब घोटाले में वही रेड्डी का बेल होता है, उसके बाद में फिर निकल करके वो फिर चंदा देता है और अप्रूवर बनता है। यानी ईडी और बीजेपी दोनों शामिल है, और यहाँ सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, यहाँ साथ में ये भी है कि भाई पैसा तो दो ही तुम, चंदा तो दो ही, साथ साथ मनीष सिसोदिया का भी नाम लो, अरविंद केजरीवाल का भी नाम लो, ये चीजें हैं। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा भी दो, उनका नाम भी लो। अभी के कविता एक और उदाहरण है, के कविता को अप्रूवर बनाने की कोशिश हो रही। क्या है इसके मतलब? इसके मतलब है कि जो तेलंगाना में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस तो लड़ी कि बीआरएस और बीजेपी मिली जुली है, मिल करके लड़ी और हराया कांग्रेस ने। अब लोकसभा चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव में अब इनके बीच में डील हुई, संभवतः डील हुई, क्योंकि जो के कविता है, अब के कविता अप्रूवर हो जाएंगी। ठीक है। के कविता अब नाम लेंगे अरविंद केजरीवाल का, बने इसके बीच में इनका पॉलिटिकल अलायंस होगा, और इस तरीके से पूरा मामला विपक्ष को चुनाव से दूर करने, बदनाम करने और एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए है कि विपक्ष चोर है, और इसके अलावा कुछ भी है। ठीक है, प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए है समीर सर ये पूरा मामला, जिस तरीके से प्रेम जी कह रहे हैं, और राजनीतिक प्रतिशोध, ईडी को भी मिला दिया इन्होंने, ईडी बीजेपी दोनों को एक को मिला दिया, उसी तरीके से है मामला। केवल राजनीतिक प्रतिशोध निकाला जा रहा है, या जब कोर्ट में चीजें जाती हैं तो तथ्य भी तो जाते हैं, कुछ तो गया होगा। देखिए, जब 2019 में यह लिकर पॉलिसी जब आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, नई पॉलिसी लेके, तो क्या बीजेपी ने कहा था कि आप नई लिकर पॉलिसी लेकर आओ? दिल्ली में जब सरकारी दुकानें चल रही थी तो सरकारी डिस्ट्रीब्यूटर को हटाकर प्राइवेट वेंडर्स लाने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी ने किया। बाहर साउथ पॉलिसी जो लिकर के किंग थे, उनके लिए पॉलिसी बनाने की कोशिश किसने की? आम आदमी पार्टी ने की। बिना कैबिनेट अप्रूव के राज्यपाल के उपराज्यपाल के पास किसने भेजा? आम आदमी पार्टी ने भेजा। इसकी शिकायत किसने की? चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने सेक्रेटरी के उपराज्यपाल के पास कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है इसमें आर्थिक अनियमितता का मामला बनता है और इसकी जांच होना चाहिए। तो नरेश कुमार की शिकायत के ऊपर जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने शिकायत की, उसके ऊपर उपराज्यपाल ने इसको सीबीआई जांच के आदेश दिए। मुझे लग रहा है, और जब 5% का कमीशन था तो उसको 12% करने की क्या जरूरत थी? 136 करोड़ रुपए की जो आपने एक्साइज ड्यूटी माफ़ कर दी, वो क्या ज़रूरत थी? जो 136 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ एक्साइज ड्यूटी के अंदर, उसका जवाब ना आम आदमी पार्टी दे पाती, ना केजरीवाल दे पाते हैं। ये पूरी की पूरी पॉलिसी चुनाव को देखते हुए पैसों की लाने के लिए, ये मैं नहीं कहता कि ये पैसा लेके अरविंद केजरीवाल ने खुद ने खाया या मनीष सिसोदिया ने पैसा खाया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उनके घर से चवन्नी नहीं निकली। इस पैसों का इस्तेमाल चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए हुआ है। जो हाईकोर्ट ने भी कहा था कि 350 करोड़ रुपए का एक ट्रेल दिख रहा है, पैसों का मूवमेंट दिख रहा है, तो और हाईकोर्ट ने ही कहा था कि अगर ये पार्टी के लिए हुआ तो आप पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बना रहे हो? तो कोर्ट ने प्रश्न रखा था, ये तो बीजेपी ने नहीं मान की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें आप आरोपी बनाइए।
ये जो पैसा आया था साउथ लीकर से, उसको गोवा के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। विजय नायर के लिए किसने कहा था, समीर महेंद्रू से और अरोड़ा से और साउथ के लोगों से, कि मैंने इसकी बात आपको सुनना। फिर टाइम पे आपने बात की, पूरी लिकर पॉलिसी उनके हिसाब से बनाई गई। जब ये मामले जांच में गया तो इतनी अच्छी लिकर पॉलिसी थी, तो आपने वो लिकर पॉलिसी वापस क्यों ले ली? आप उसे कंटिन्यू करते ना। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा पैसों का लेन देन का मामला था। उस समय आम आदमी पार्टी के नेता ये समझ नहीं पाए कि इस पैसों के अंदर हम फंसने वाले हैं, और अगर ये गलत था तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। आज 13 महीने हो गए मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रही है बेल मनीष सिसोदिया की? अगर ये ईडी एक तरफा कार्रवाई कर रही है तो हाई कोर्ट है देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट है, 4 बार सुप्रीम कोर्ट आपकी बेल खारिज कर रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट होगा। केजरीवाल हाईकोर्ट में जाते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी पढ़ सकते हैं और कहते हैं कि हमें प्रोडक्शन चाहिए, हम तो ईडी के सामने पेश होना चाहते हैं, आप हमें प्रोडक्शन दो कि गिरफ्तार नहीं करेंगे। कोई हाईकोर्ट ये प्रोडक्शन दे सकता है कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसको गिरफ्तार ना किया जाए? ईडी ने कहा हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, नो समन दे चुके हैं, जांच में बुलाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल आए, मुख्यमंत्री, जवाब दे हमारे प्रश्नों का। अगर ये निर्दोष होंगे, जवाबों का बराबर जवाब देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका इन्वॉल्वमेंट दिखता है तो मैंने अरेस्ट करेंगे। अगर आप पे आरोप लगा है तो आप जांच एजेंसी से पूछ रहे हो कि आप किस हैसियत से मुझे बुला रहे हो। ये मुख्यमंत्री तय करेगा कि एजेंसी की हैसियत क्या है मुझे बुलाने की। हिंदुस्तान में कभी ऐसा है? हिंदुस्तान में जिस मुख्यमंत्री पे आरोप लगे उन्होंने इस्तीफा दिया है। उमा भारती पे आरोप लगे उन्होंने इस्तीफा दिया, येदियुरप्पा पे आरोप लगा उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पक्ष को छोड़ा है। आप गिरफ्तार हो जाते हो, एस्टेब्लिशमेंट क्लियर प्रूव होता है कि पैसों का लेन देन आपके साथ हुआ है, और आप उसके बाद भी ये कहते हो कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से मुख्यमंत्री बन के चलाऊंगा। कैबिनेट आप जेल में बुलाओगे, अपने अधिकारियों को आप जेल में मिलने बुलाओगे। दिल्ली की आम जनता जो आपसे मिलना चाहती होगी अपनी समस्याओं को लेकर, उन्हें आपसे मिलने के लिए जेल में आना पड़ेगा। मतलब देश की राजनीति में आप क्या उदाहरण पेश करना चाहते हो अरविंद केजरीवाल? जिस शुचिता की, ईमानदार की राजनीति कर आप आए थे, आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कितने वीडियो जो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को क्यों अरेस्ट नहीं करते, एजेंसी 2 दिन ले जाए, पूछताछ करे, सारा सा उगाल देंगी। वही अरविंद केजरीवाल आज खुद एजेंसी से भागते फिर रहे हैं। अरेस्ट हो गए तो आप कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ूंगा नहीं, मैं जेल में रह के मुख्यमंत्री पद चलाऊंगा। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया जो नो सम्मान पे नहीं गई। दिल्ली की जनता और देश की जनता ने उनकी वास्तविकता को देखा है। अच्छा है वो मुख्यमंत्री का पद ना छोड़े, वो जेल के अंदर मुख्यमंत्री पद चलाए। देश की जनता और दिल्ली की जनता देखेगी कि मुख्यमंत्री पद का लालच और लोभ कितना है अरविंद केजरीवाल को, कि आरोप लगने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहे हैं। ये बताता है कि आम आदमी पार्टी जिस राजनीतिक शुचिता की बात करने आई थी, राजनीति के अंदर ईमानदारी की बात करने आई थी, वही आम आदमी पार्टी सत्ता हथियाने के लिए, देश में राजनीति करने के लिए उसी राजनीति में लिप्त हो गई जिसमें देश की अन्य राजनीतियाँ लिप्त है। अब आम आदमी पार्टी में और देश के अन्य राजनीतिक दलों में बहुत फर्क नहीं है। बाकी दल भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, आम आदमी पार्टी भी अब उन्हीं का हिस्सा बन चुकी है। अब आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि हम अलग राजनीति करने आए देश के अंदर, अब वह नहीं है। हमाम में जो सब नंगे होते हैं वैसे आम आदमी पार्टी की स्थिति भी हो चुकी है। ठीक है, जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं जयशंकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। समीर जी को भी आपने सुना, बाकी लोगों को भी आपने सुना। अरविंद केजरीवाल, हम लोगों ने भी अन्ना आंदोलन बहुत करीब से कवर किया था, आप लोग भी लगातार उस पर नजर बनाए हुए थे, और जो बातें कही जाती थी, जिस तरीके से पूरा प्रोजेक्शन था, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल अब वही जेल में चले गए हैं। तो ये एक इमेज डिटोरिएशन, या वाकई आप भी उसको इसी तरीके से देख रहे हैं कि सब कुछ साजिश ही है? क्योंकि एक तरफ मनीष सिसोदिया बार बार कोशिश करने के बाद उनको जमानत नहीं मिल रही है, अरविंद केजरीवाल पूछताछ में नहीं जा रहे हैं। पहले सम्मन पे गिरफ्तार कर लिया होता तो कहते कि पहला सम्मन दिया और गिरफ्तार कर लिया। तमाम बातें हैं इसमें। देखिए आदर्श, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत कहें या मतलब मेरी पूरी मान्यता यह है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत राजनीतिक विरोधियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने के लिए गिरफ्तारी की गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आज की है जो उसने कहा है ये भारत में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। इसके पहले आपने हेमंत सोरेन को किया, इसके पहले मनीष सिसोदिया को किया, सत्येंद्र जैन को किया, अभी संजय सिंह को किया, अब अरविंद केजरीवाल को किया। एक सवाल हमारे मित्र बार बार उसके बारे में बोलते हैं कि साहब जमानत क्यों नहीं मिल रही है। जब हम आधी अधूरी सूचनाओं के आधार पर काम करेंगे या बात अपना पक्ष रखेंगे तो यही होगा। हाई कोर्ट ने अभी 21 मार्च को, परसों दिन में, जब ये कहा कि हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कुछ और कहा था, वो शायद समीर को नहीं याद आ रहा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई ईडी ये बताए कि आप बार बार जब भी कोई जमानत के मामला आता है तो आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों देते हैं, सब आज तक चार्जशीट क्यों नहीं दिया है।
अभी किसी भी मामले में चार्जशीट नहीं दिया गया। पहले जो नेताओं की गिरफ्तारियां हुई और जो मुख्यमंत्रियों ने त्यागपत्र दिए थे, उस समय चार्जशीट होता था। लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट हो गया, उन्होंने रिजाइन किया, वो जेल चले गए। येदियुरप्पा के खिलाफ चार्जशीट हुआ, वो जेल गए, इस्तीफा दे दिया। इस पहला ही मामला लगता है ये कि आपने गिरफ्तारी पहले कर ली, चार्जशीट नहीं है, आरोप तय नहीं है। और आरोप भी कैसे बना रहे हैं? ऐसे अप्रूवर के नाम पे उसने कोई बयान दिया है कि साहब, उसने कहा है कि हाँ जी, तो जो पुलिस और ईडी कैसे बयान लेती है तो सबको मालूम है, और वो जाकर के वो बयान अदालतों में टिकते नहीं हैं। लेकिन इस मामले में जिसने पैसा लिया, जो साफ प्रूव है कि 30 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने उस शरत पीडी से लिया, अरबिंदो फार्मा वाले से, जो इस केस का मामले का मुख्य अभियुक्त है, जिस पर आरोप है, और लिया और उसके तुरंत बाद भुना लिया। पैसा लिया, बांड को भुना लिया। एक चोर से जिसके अप्रूवल के नाम पे, उसके बयान के नाम पे आप एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं, उससे आपकी पार्टी 30 करोड़ रुपए ले रही है। पहले 5 करोड़ रुपए ले रही है छोड़ने के लिए, फिर 25 करोड़ ले रही है अप्रूवल बनाने के लिए। उस पर पूरा का पूरा ये मामला टिका हुआ है। एक दूसरी बात, हमारे बड़े भाई साहब हैं रामकृपाल जी, जब कतरों से उन्होंने तुलना की। प्रधानमंत्री जैसा आदमी अगर आरोप लगाता है खुले मंच पर कि 67,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोपी अजित पवार को छोड़ेंगे नहीं, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के पैसे को हड़प करने वाले आदर्श जमीन घोटाले के अशोक चौहान को छोड़ेंगे नहीं, ये मैं नहीं कहा हूं। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, विश्व का सबसे भ्रष्ट नेता, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अजित पवार को 2 दिन बाद ही उप मुख्यमंत्री बना लिया। अशोक चौहान ने जिस दिन उसके बारे में आपका बयान आया, उसके अगले दिन वो बीजेपी में शामिल होता है, और अगले दिन आप जेल भेजने के बजाय राज्यसभा में भेज देते हैं। ये कौन सा न्याय है भाई? जेब कतरा ये तो कह सकता है कि भाई 90 लोगों को भी करो, वो गलत होगा। लेकिन अगर जेब कतरे ने ये कहा हो कि भाई साहब मुझे तो पकड़ा है आपने, मैं जेल भेज रहे हैं, हालत में रख रहे हैं, लेकिन ये जो जेब कतरा है जिसने बड़ा जेब काटा है, 67,000 करोड़ रुपए का जेब काटा है इसने सिंचाई घोटाले के नाम पे, उसको आप मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं हुजूर? तो ये तर्क नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, या तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री गैर जिम्मेदार हैं, गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाते हैं, या फिर ईडी और सीबीआई उनसे मिली हुई है। क्यों? मुकुल राय जब टीएमसी में होते हैं, ईडी उन पर मुकदमा करता है। एक सेकेंड, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है। फिर जब टीएमसी में आते हैं, फिर ईडी सक्रिय हो जाती है। मतलब पॉलिटिकल विंग ऑफ बीजेपी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी, ये ईडी और सीबीआई का रोल हो गया है। यही है। मैं आ रहा हूं सर, एक बार जल्दी से एक लाइन में जोड़ दो बस में। जो कोर्ट का जिक्र कर रहे थे उसमें कोर्ट ने 2 बातें बोली है। कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या आप गिरफ्तार कर लेते हो, तो ईडी ने बताया कि हमने इस मामले में 700 लोगों को सम्मन पेश किया और 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जब अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि सर ये पहले ही इसमें गिरफ्तार कर लेंगे, तो हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो भी आरोपी है उसको अनुच्छेद 21 के अंदर जमानत लेने का अधिकार है। ईडी का जो धारा है 45 जिसके अंदर वो अरेस्ट होते हैं, वो अनुच्छेद 21 से बड़ी नहीं है। करती हो अगर कुछ गलत होगा तो अनुच्छेद 21 का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे जमानत दे सकते हैं, उसको जमानत का अधिकार सुरक्षित है। ईडी गिरफ्तार कर रही, इसका मतलब नहीं कि आपको सब जगह से जमानत मिलने के रास्ते बंद हो जाएंगे। आपसे ईडी अगर पूछताछ की बुला रही है तो आपको पेश होने में क्या दिक्कत है? और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब आपको इतना डर था, आप हमसे प्रोटेक्शन मांग रहे हो, तो आपने एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं ली? इसका जवाब केजरीवाल ने कुछ नहीं दिया। जब आपको डर था कि ईडी सम्मन पे आपको बुलाकर अरेस्ट कर लेगी, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले जाते हैं हाईकोर्ट में। आपने एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं ली? ठीक है, बात ये हो रही थी सर, मुझे लगता है सर मैं आऊंगा एक बार, मैं अवधेश जी को चर्चा में ले आता हूं, फिर इसको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। अवधेश जी, जो बातें इन्होंने कही, जो नाम गिनाए जयशंकर सर ने, वो एक सवाल। दूसरा सवाल, जिस तरीके से कार्रवाई हुई, टाइमिंग को लेकर सवाल, मैं दोनों को जोड़ देता हूं। आपके पास अगर कोई आ जाता है, ये आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा, तो वो एकदम साफ सुथरा हो जाता है, और दूसरों पर आप सारे आरोप लगाते रहते हो। तो अब तो चुनाव में हो, जवाब तो आपसे भी जनता मांगेगी। नहीं आदर्श, आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, और हमारे तो जयशंकर जी बहुत बड़े भाई हैं। मुझे तो आज बहुत खुशी हुई कि आंदोलन वाला तेवर ज़रा मुझे दिखाई दिया। हम लोग ज़रूर द्वंद्व करते हैं, लेकिन इस नाते एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि भाई कम से कम वो तेवर दिखना चाहिए सामने, उस तेवर से चीज़ें निकलती है।
लेकिन दुख इस बात का है कि न्याय, नैतिकता, ईमानदारी, शुचिता, आदर्श की बात करने वाले लोग अगर राजनीतिक प्रश्न उठाते हैं तो वो तो चलता है, लेकिन बिल्कुल एक स्पष्ट दिखते हुए भ्रष्टाचार, सदाचार के नाम पर, राजनीति बदलने के नाम पर एक आया हुआ व्यक्ति जिसने संपूर्ण देश को धोखा दिया, उसके पक्ष में जब खड़े हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे तो फिर इसके लिए शब्द प्रयोग करना कठिन है। जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभी जयशंकर गुप्ता जी ने किया है, जिस प्रकार प्रेम जी ने किया है, मैं अब आप एक एक चीज पर मैं बता, 9 बार सम्मन क्यों हुआ? एक बार में क्यों नहीं एपीयर हुआ वो आदमी? जो 8 बार में एपीयर नहीं हो रहा है तो उसको सम्मन नहीं किया जाएगा कि 9 बार में सम्मन क्यों किया गया? पहली बार में सम्मन जाता है तो उन्होंने क्या जवाब दिया है कि आपने हमको एक्यूज के नाते सम्मन भेजा है कि आपने गवाह के नाते भेजा है, इसको बताइए। अब पहले आप सवाल करिए। तो वकीलों की राय से आप जा रहे हैं। अब मैं पहले एक बात जो इन्होंने कहा उसमें ऐड करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जब हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारे जो क्लाइंट हैं ये इसलिए नहीं एपीयर हो रहे हैं ईडी के सामने क्योंकि ईडी इन्हें गिरफ्तार कर सकती है, हाई कोर्ट ने ईडी के वकील से पूछा है कि क्या आप लिख के देंगे कि आप अभी इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे? वकील ने कहा कि नहीं, हम इनको गिरफ्तार करेंगे, वो रिकॉर्ड में है। वकील ने कहा कि नहीं, हम इनको गिरफ्तार करेंगे ही। पूछा कि गिरफ्तार करेंगे तो आपके पास हमको सारे दस्तावेज दिखाइए। फिर जज ने दस्तावेज लिया है, अंदर जाके पढ़ा है, उसके बाद उसने प्रोटेक्शन नहीं दिया है। मैं जयशंकर जी को और प्रेम जी को दोनों को कहता हूं कि उसकी प्रोसीडिंग पढ़ लीजिए जाकर के। जज को ईडी के वकील ने कहा है कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे। अब तीसरी बात आती है कि जब आप सम्मन से बार बार भागते हैं, एपीयर नहीं होते हैं और आप प्रभावशाली लोग होते हैं, तो आप जानबूझकर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को इसके इस तर्क को बल देते हैं कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आगे इनको छोड़ा गया तो असहयोग करेंगे और समस्याएं पैदा करेंगे, और उसके बाद आपका पक्ष कमजोर होता है। केस लड़ने वाले सब लोग जानते हैं, इसमें ज्यादातर लोग, कम से कम मतलब जयशंकर जी 20 केस लड़े होंगे जीवन में, मैं निजी तौर पर तो जानता हूं, इन्होंने लड़ा होगा, मैंने लड़ा होगा, प्रेम जी का मुझे नहीं, सब लोग केस लड़ते हैं, सबको मालूम है कि वहां क्या पोजीशन होती है। तो वो एक पक्ष होता है। अब आइए पहले मैं इन्हीं का जवाब देता हूं। ये कहां लिखा है कि भाई चार्जशीट के बाद अरेस्टिंग हुई? कल्पनाथ राय तो इनके दोस्त थे, उनकी चार्जशीट हुई थी, तो क्या मैं 20 नाम गिना सकता हूं कि आरोप लगे हैं और अरेस्टिंग हुई है इस देश में और उस पर आवाज उठी है, ऊपर से नीचे तक हुआ है आरोप, लोग जेल के अंदर गए हैं, चार्जशीट के बाद भी गए हैं। अगर कोई पूछताछ में शामिल हो गया है, आपके घर पूछताछ के लिए आप पूछताछ में जवाब दे रहे हैं, तो कई बार अरेस्टिंग नहीं होती है। ये तो एक दूसरा मामला हुआ है कि इसमें नहीं हुआ है। बाकी चीज जो उठा रहे हैं, अशोक चौहान पर अपना उठाएं, वो उनका अधिकार है, उसमें हमको कोई नहीं। अजीत पवार पर उठाते हैं, वो उठाना चाहिए, राजनीतिक शुचिता का प्रश्न है, सभी पार्टी पर लागू होता है, उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ईडी जब भी ईडी अगर समन जारी करती है तो बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? क्या बीजेपी ईडी का पार्ट है? लेकिन कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। शुरू में जैसे ही यह मामला शुरू होने लगा, आप याद करिए कि कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग करती थी कि इसमें जांच होनी चाहिए, केजरीवाल ही किंग पिन है, गिरफ्तार होना चाहिए, कल चला भी है चारों ओर। तो एक ही तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, दो तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और बचाव के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं अलग अलग पार्टियों के। तो यह पॉलिटिकल लड़ाई जो है, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर हम जोड़ देते हैं, दूसरे तीसरे को नहीं जोड़ते हैं, तो फिर तो वो एक पक्षीय जाएगा ना। आप एक पक्षीय निष्कर्ष निकालिए। देखिए, मेरे लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बहुत बड़ा सदमा है, और इस देश के उन सब के लिए जो किसी भी स्तर पर राजनीति में शुचिता के लिए, भ्रष्टाचार से राजनीति, सार्वजनिक जीवन की मुक्ति के लिए किसी स्तर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो 87-88 से एक लड़ाई शुरू हुई इस देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो आते आते इस स्थिति में पहुंचे कि अरविंद केजरीवाल कोई हीरो नहीं थे, अन्ना हजारे कोई ऐसे हीरो नहीं थे। लेकिन जब ये लोग खड़े हुए कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम हैं, हमारे पास टीम है, हम लड़ेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, तो देश के उन सब लोगों ने जिनको इन पर विश्वास नहीं था, अलग अलग विचारधारा के लोगों ने सपोर्ट किया। मैं उस सपोर्ट करने वाले में शामिल नहीं था।
मैं अकेला पत्रकार होता था जो विरुद्ध में खड़ा होता था, कहा जाता था। उन सब लोगों के लिए सदमा है। सब चाहते हैं कि ये आरोप झूठा साबित हो या निकले। नहीं, 2-3 पॉइंट मैं कर दूंगा, बहुत लंबा मैं नहीं बोला हूं, मुझे 2-3 पॉइंट बहुत स्पष्ट कर दूं मैं कि ये जो बता रहे हैं कि ट्रेल नहीं है पैसे का, नहीं, ये जरा ये फैक्ट बता दे रहा हूं, ये ट्रेल नहीं है। देखिए ऐसा है, ईडी ने जो उसमें बताया है कि 100 करोड़ की रिश्वत इन्होंने ली, लेकिन 592 से 600 करोड़ का लाभ पहुंचाया है और 128 करोड़ 79 लाख रुपए इसमें से लाभ जहां गया है उसको हमने पकड़ा है, उसको जब्त किया है 12979 को। अब बताइए, अब इसमें जो है 45 करोड़ रुपया गोवा जो चुनाव में भेजा गया, किसने दिया है इसका नाम लिखा, मैं पढ़ दे रहा हूं। 12 करोड़ अशोक चंदू भाई नगद में, 7.1 करोड़ देवांग सोलंकी, 16 करोड़ कीर्ति अंबालाल, 7.3 करोड़ रुपये मैसेज नीलकंठ, इसके जरिए भाग गए। सब अंगड़िया का काम करते हैं। वहां के उम्मीदवार का बयान है कि हाँ हमको कैश में पैसा दिया गया। देखिए ये बात सही है कि सभी पार्टियां चुनाव में कैश का उपयोग करती हैं, हाँ, लेकिन हम करते हैं, हम पकड़े जाएं और इसके आधार पर हम बता दें कि नहीं 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 सब करती है, और वो पैसे आए कहां से। जो ये के कविता की बात बता रही है, अप्रूवर होने जा रही है, अगर अप्रूवर होती है के कविता, तो ये तो जो कांग्रेस का वहां जो कांग्रेस का श्रीनिवासालू रेड्डी जो सांसद है जो अरेस्ट हुआ था, उसने ये कहा था कि हम तो गए थे केजरीवाल से मिलने, केजरीवाल ने हमको कहा कि कविता हमको 100 करोड़ रुपए देना चाहती थी। बाकी जो इन्होंने कहा कि भाई आपने जो है 87 आपने 27 हर जोन में 27 दुकानें खोल देना, दिन से रात कर देना, लोगों का जो है उसमें जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों का कमीशन बढ़ा देना, उसमें से सारे 60 और 40 सरकारी प्राइवेट दुकान होती थी उनको बदल देना, पहले के अच्छे शराब। देखिए ये शराब पीने वाले 1-2 लोग यहाँ हैं, मेरे मित्र लोग कहते थे दिल्ली में तो ऐसा नाश कर दिया कि अच्छा शराब नहीं मिलता है, हम लोगों को गुड़गांव से लाना पड़ता है, नोएडा में भी नहीं मिलता है केजरीवाल के कारण। तो ये भी दिल्ली को एक धक्का हुआ, पीने वालों को अच्छे शराब नहीं मिलते थे। पत्रकारों के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें, ठीक है, कोई हम लोग पीते नहीं है। नहीं जो लोग पीते नहीं, लेकिन बहुत से लोगों का ये दुख है सर जो अवधेश जी कह रहे हैं। सबकी बातें आपने सुनी जी। चलिए, पहली बात तो यह है कि मैं बड़ी विनम्रता से, चूंकि आदरणीय प्रेम ने भी मेरा नाम लिया और मुझे सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया है, और जयशंकर जी ने भी नाम लिया, मैं कुछ बातें तथ्य रखूंगा। पहली बात तो ना हम लोग वकील हैं ना हम लोग जज हैं। एक बार 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 कही जाती है कि ऑब्जर्वेशन, जज ने टिप्पणी, भैया जज का काम है फैसला करना। 2 शब्द होते हैं, डिक्टम एंड ऑब्जर्वेशन, डिक्टम एंड वर्डिक्ट। सवाल इस बात का है, जज ने लाख गाली दी हो, फैसला क्या सुना रहा है? हाँ। सिंपल सी बात है, फैसला क्या सुना रहा है? आप फैसले की बात कीजिए ना, टिप्पणियों पर मत जाइए, और टिप्पणियों पर जाइए तो पूरी टिप्पणियां पढ़ा कीजिए। एक बात यह है, दूसरा एक जयशंकर, अभी फिर मैं भूल जाऊंगा, जयशंकर कह रहे थे अजित पवार पर। एक मैं सवाल करता हूं, सबसे पहली इंडिया अलायंस की बैठक जो हुई थी जून में पटना में हुई थी, याद है आपको ना? हाँ। नीतीश कुमार, उसमें प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार दोनों बैठे थे। तब वो समाजवादियों के लिए बिल्कुल 28 कैरेट गोल्ड थे। जयशंकर जी, तब आपने नहीं कहा कि नीतीश कुमार ऐसे भ्रष्ट आदमी के साथ कैसे बैठे हैं? तब विपक्ष की वॉशिंग मशीन में वो धुले गए थे। इतने दिनों तक वो रहे, मिनिस्टर रहे। हाँ। मेरा कहना है कि अजित पवार वही थे, उन पर तब भी वही आरोप थे। तो जब तक वो नीतीश कुमार के बगल में बैठे हैं तब तक प्रेम जी के लिए और जयशंकर जी के लिए वो 28 कैरेट गोल्ड थे, और जैसे ही मोदी के साथ चले गए वो कोयला हो गए। और बताऊं आपको, उद्धव ठाकरे सीताराम येचुरी के लिए उसमें कार्ल मार्क्स दिखाई पड़ते हैं, और समाजवादियों के लिए वो लोहिया हैं बिल्कुल। भाई मेरे, विरोध का मापदंड हो तो कुछ उसके तरीके होते हैं। मेरा ये कहना है कि आप सब लोग जितनी बातें कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों जो हैं, ये तीनों मिली हुई हैं एजेंसियों से, बीजेपी से। कम से कम मैं इस तरह की बात नहीं मानता। और आपको बता दूं, जैसा एक समीर जी कह रहे थे, जहाँ तक मुझे ख्याल है,
ये बात सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जब जहाँ तक मुझे ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो मनी ट्रेल कहीं नहीं मिल रहा है। एक बात तो है कि 329 करोड़ रुपया प्रोसीड आया है, ये एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन वो किसके खाते में गया ये नहीं है। मतलब कोर्ट ने कहा कि भाई आया तो है, हाँ। अगर इंडिविजुअल खाते में नहीं है तो इसका मतलब पार्टी खाते में गया है। तब उन्होंने ये कहा था, बस भैया उन्होंने ये कहा था कि आप अगर इस तरह करोगे तो इसमें कोई केस पीएमएलए का केस नहीं, किसी के खिलाफ नहीं टिकेगा। देन इशारा था कि पार्टी जहां गया है उसको पार्टी बनाइए, बाकायदा ये हुआ था। उसके बाद कहा एजेंसी ने कि ठीक है हम देखते हैं। एक होता है शब्द वाइकेरियस लाइबिलिटी, जरूरी नहीं है कि आपके खाते में पैसा आया हो, लेकिन अगर 329 करोड़ रुपया गया है विकैरियस लाइबिलिटी के तहत, जैसे कंपनी होती है, कंपनी इज ए लीगल पर्सन, पार्टी इज ए लीगल पर्सन, लेकिन उस पार्टी के बिहाफ पे अगर कोई अपराध करता है तो कोई व्यक्ति ही तो होगा, वो केजरीवाल नहीं होंगे, कोई भी होगा। लेकिन आप पार्टी अगर है, आप पार्टी के पास वो पैसा गया है, ये बिल्कुल इस्टेब्लिश है, तो समवन इज रिस्पॉन्सिबल। अभी तो आगे देखिए, अभी तो जब पार्टी को बनाने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, नॉट ओनली केजरीवाल, जहाँ जहाँ जो जो उसमें भागी रहा है सब जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि कृपया इन चीज़ों को समझ लिया करें। पार्टी कारपोरेट इज ए लीगल पर्सन, कल को कोई भी मुकदमा चलेगा, बेनेट कोलमैन कंपनी या आपकी जो कंपनी है इसका, वो कंपनी थोड़ी आती है, उसका डायरेक्टर जाएगा, डायरेक्टर नहीं होगा पब्लिशर जाएगा, संपादक जैसे होता है संपादक जाता है, पब्लिशर, हम लोग मुकदमा चलता है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए इस बारे हम, जैसा मैंने पहले कहा कि हम अपने अपने हम वकील तो हो सकते हैं, जज नहीं हो सकते हैं। तो मेरा कहना है कि तर्क बिल्कुल सही है, प्रेम जी के भी तर्क में दम हो सकता है, मिसयूज, जैसा मैंने पहले कहा मिसयूज हो सकता है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही थी, इनको दुख हो रहा है और मुझे खुशी हो रही है। जिस अन्ना हजारे के छतरी के नीचे खड़े हुए थे, आज उसी अन्ना हजारे ने कहा है कि अच्छा हुआ है गिरफ्तार। अब क्या प्रेम जी और ये लोग अन्ना हजारे को भी कहेंगे मोदी से मिल गए हैं? अन्ना हजारे का बयान है जी। तो मेरा कहना है कि आप अपने तर्क दे सकते हैं, बट प्लीज डोंट बी जजमेंटल। किसी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट मत दीजिए, मैं किसी को नहीं दे रहा हूं, ना किसी को बेईमानी का सर्टिफिकेट दे रहा हूं। लेकिन आज अगर वो गए हैं, उनको निचली अदालत से नहीं मिल रहा है, हाई कोर्ट से नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल रहा है, तो आप समझिए, और आज से नहीं, एक साल हो गए हैं जमानत नहीं मिल रही है, 13 महीने 6 महीने सब, और अब भी आप डिफेंड किए जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि विरोध इस लेवल तक न गिर जाए कि हमको युद्धों में कार्ल मार्क्स दिखाई पड़ने लगे और लोहिया दिखाई पड़ने लगे। एक सीमा होती है विरोध की, लेकिन अपनी नैतिकता को बचाए रखना है। मैं फिर ये मुझे लोग जवाब दें कि बीजेपी में शामिल होने से पहले अजित पवार, अशोक, आप लोगों ने कभी इनकी बुराई की कि इनको हटाइए? कभी मांग किया? कांग्रेस के साथ रहें तो सोना है, उसी कांग्रेस के खिलाफ ये जयशंकर गुप्ता जी जेल गए हैं। ठीक है प्रेम सर, इतने सारे सवाल रामकृपाल सर ने उठाए हैं एक, लेकिन इसमें मैं ये भी जोड़ देता हूं कि कोर्ट भी तो अपना काम कर रही है ना। पॉलिटिकल वेंडेटा की लड़ाई अपनी जगह है, वो तो हर पार्टी किसी न किसी पर कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप करती रहती है, लेकिन कोर्ट अगर कहीं कोई जाकर स्टैंड ले रही है तो कुछ तो होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं आप लोगों की बात कि ईडी बिली हुई है, ईडी उनके डायरेक्शन पर डायरेक्टली काम कर रही है, सब कुछ वही करवा रहे हैं, वो वही सब डिक्टेट कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट क्या कर रही है फिर? और कोर्ट जो फैसले दे रही है, या कोर्ट ने रिमांड में भेजा, या कोर्ट जमानत नहीं दे रही, तो उसके पीछे भी तो कुछ होगा। सवाल है आदर्श जी, और मैं तो बहुत संक्षेप में मैं बोलूं चाहता हूं बोलना। देखिए, बात यहीं से शुरू करते हैं कि रामकृपाल जी जो कह रहे हैं कि अजित पवार जब विपक्ष में बैठे हैं, नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के साथ बैठे थे, तब उन पर कोई सवाल नहीं था, और जब वो मोदी जी के साथ चले गए तो उन पर सवाल होने लगे। यहीं से शुरुआत करते हैं, और इसको अरविंद केजरीवाल जी तक भी लाते हैं कि देखिए, अजित पवार कन्विक्टेड नहीं रहे, विपक्ष तो उनको कन्विक्ट करेगा नहीं, उनके साथ बैठे हुए,
और विपक्ष ने तो उनको लोभ लालच दे करके कहीं कोई पद दिया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 67,000 करोड़ का घोटालेबाज है और जेल भेजेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि चक्की पीसिंग कराएंगे, और उसके बाद आप उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि विपक्ष के साथ था तो विपक्ष ने विरोध नहीं किया। विपक्ष ने बोला था क्या कि 67,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी है ये? बोला कभी नहीं बोला। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री ने बोला और उसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। विपक्ष कह रहा है देवेंद्र फडणवीस ने बोला और उसके बाद उन्होंने अपना सहयोगी बनाया। ये है रामकृपाल जी को फर्क समझना होगा। बस एक मिनट मैं बता दूं एक चीज, सच्चाई व्यक्ति की नहीं होती, घटना की होती है। आप ये बताइए, अगर आपको जानकारी है कि वो उन्होंने घपला किया था या मोदी के कहने से जानकारी हो गई आपको? जब मोदी ने तो बहुत पहले आरोप लगाया था, लेकिन जब मोदी ने आरोप लगाया था, जब उस तरफ थे तब वो महान थे, लेकिन जैसे ही मोदी की तरफ आगे हो गए, वहां भी मंत्री थे, यहाँ भी मंत्री हैं। आपको दर्द इस बात का है वो मंत्री क्यों हैं, वो बीजेपी में क्यों आए? दर्द आपको इस बात का नहीं है, बेईमान है। दिक्कत ये होती है आप लोगों की। अब हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है। फिर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो आम आदमी नहीं है जो किसी को कह रहे 67,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि उस घोटालेबाज को अंदर कैसे कराएंगे, वो देखे एजेंसियों से उसको जांच कराए। लेकिन प्रधानमंत्री जांच क्या कराएंगे? उसको डिप्टी सीएम बनवा रहे हैं और उस पर रामकृपाल जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे और वैसे। अब नहीं, मैं आप लाइन जोड़िएगा तो हम कैसे बोलेंगे? हमें तो आप बोलने ही नहीं दे रहे ना। नहीं सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, मुकदमा चलना चाहिए तो महाराष्ट्र में। आप गुजरात में मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी कैसे मुकदमा चलाएंगे? फिर मैं दूंगा जवाब। भैया लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, आपको यह बता रहा हूं। अगर मुकदमा चलना है तो उस राज्य में चलेगा, केंद्र में नहीं मुकदमा चलता है, राज्य में चलता है। माफ कीजिएगा, आज भी अगर चलेगा तो महाराष्ट्र में चलेगा। आप ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ, आगे बोल रहा हूँ कि ठीक है, स्टेट का मुकदमा है लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन भी स्टेट का मुकदमा है। भाई अब तय कर लीजिए कि स्टेट के लोग ही स्टेट के नेता पर आरोप लगाएंगे, कोई प्रधानमंत्री किसी पर आरोप नहीं लगाएगा, चूंकि वो स्टेट का विषय। भाई करप्शन को स्टेट का विषय होता है, करप्शन यूनिवर्सल विषय है, किसी भी अदालत में मुकदमा चल सकता है। ये कानून व्यवस्था नहीं है सर कि स्टेट का विषय है। आप 24 करप्शन है, ये प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे ऐसे तर्क सुनने पड़ रहे हैं। 24 में आ रहे हैं ना, बदलवा दीजिएगा। नहीं, सारा अब मुझे अपनी बात आगे बोलने दो। मैं अब अरविंद केजरीवाल जी पर आता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी को वो जेल गए हैं। ये पहले से कहा जा रहा था, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मुझे इंडिया में शामिल नहीं होने का दबाव है, इंडिया में शामिल नहीं होंगे सारा समन खत्म हो जाएगा, बोले ना। अब अगर इस पृष्ठभूमि में आम आदमी पार्टी और सेंटर के बीच में समझौता हो जाता है और वो उसी तरीके से कुछ बरी हो जाते हैं, जेल से बाहर हो जाते हैं, केस बाहर हो जाते हैं, तो विपक्ष को बोलने का राइट नहीं होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का हम समर्थन कर रहे थे। सवाल समझ रहे हैं? हम आज अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी पर अटैक है। कल अगर इनके बीच में समझौता हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिए जाएंगे, तो मेरे बोलने का हक खत्म हो गया क्या? ये रामकृपाल जी कह रहे हैं कि हक खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया था। भाई यही बात बीजेपी कह रही है। कांग्रेस के स्टेटमेंट को देखिए, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहा था, घोटालेबाज कहा था, ये कहा था कांग्रेस के नेताओं ने। जांच होनी चाहिए हर मामले की, घोटाले की। लेकिन आज लार्जर जो पर्सपेक्टिव में हेमंत सोरेन जेल जाएगा, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, ये लोग इसलिए जेल जाएंगे क्योंकि इंडिया गठबंधन में है, क्योंकि ये एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र की आवाज को अगर ये नहीं समझते हैं तो फिर नहीं समझ पाएंगे, ये लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसको देखना पड़ेगा। ये वस्तुगत एक विषय को देखने का सवाल नहीं, लार्जर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखने का सवाल है। ठीक है, बड़ी पिक्चर अब क्यों नहीं बीजेपी देख पा रही है? समीर सर, प्रेम जी की जो बात कह रहे हैं उसमें काफी हद तक मैं सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर अजित पवार को साथ में नहीं लेती, वित्त मंत्री नहीं बनाती, नारायण राणे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं लेते,
और अशोक चौहान को राज्यसभा नहीं भेजती, जिनके ऊपर इतने आरोप लगा। और मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ, मैंने महाराष्ट्र की विधानसभा भी कवर करी, मैंने वो भी समय देखा है जब देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में रहते थे और नारायण राणे जब कांग्रेस के रेवेन्यू मिनिस्टर रहते थे, तो 7-7 दिन विधानसभा नहीं चलने देते थे। इस आरोप है कि ये महाभ्रष्ट आरोप नेता है, इन्हें जेल में होना चाहिए। यही अजित पवार के साथ भी कहा। तो मुझे लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये सब पे लागू होना चाहिए। ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि कोई आपके साथ जुड़ गया तो वो पाक साफ हो गया है, उसके ऊपर एजेंसी कार्रवाई नहीं कर रही है, और जो विपक्ष के नेताओं पे भी आप कार्रवाई कीजिए, फिर अपने लोगों पे भी, उन लोगों पे भी कार्रवाई कीजिए जिन पर महाराष्ट्र में आपने या देश भर में जिनके ऊपर आरोप लगाए थे। उससे प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता ज़्यादा बढ़ती, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ती है कि उन्होंने जो कहा वो किया। इन्होंने सबको कानून की नज़र से और भ्रष्टाचार की नज़र से देखा, जो आरोपित है सब पे ईडी ने कार्रवाई की। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष थोड़ा कमज़ोर होता है। मुझे लगता है कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हो तो आप सब पे करो, और जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बन चुकी है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अजित पवार को लेकर उसे वित्त मंत्री बनवाओ। जमीनी स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में और संघ के स्वयंसेवकों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है जमीनी स्तर पर, कि जिसके खिलाफ हम जमीनी स्तर पर लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे, नारायण राणे के खिलाफ सिंधुदुर्ग में, रत्नागिरी में लड़ते रहे, उनके गुंडों से मार खाते रहे, अजित पवार की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहे, हमारे खिलाफ पुलिस थानों में FIR अजित पवार नारायण राणे दर्ज करवाते रहे। उस अजित पवार और नारायण राणे को अब हमें नेता मानना पड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टी ने उन्हें अपने साथ ले लिया है और वो गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जमीनी स्तर पर इस बात की नाराजगी भी है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों की, आज प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को जिनके ऊपर आरोप लगे हुए और जिनके ऊपर पार्टी ने आरोप लगाया, पार्टी को उससे बचना चाहिए। मैं चूंकि संघ विचारधारा से आता हूँ, इसलिए मुझे भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं रही कि इस तरीके के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्रय दिया, उनके ऊपर हाथ रखा है। तो यह बात सही। और अगर विपक्ष ये बात कहेगा कि भाई आप अजित पवार को तो वित्त मंत्री बना देते हो, आपको अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन में दोष नजर आता है, ईडी वहां क्यों नहीं जाती अजित पवार की वाइफ सुनीता पवार के पास? जिस सिंचाई घोटाला का करोड़ों का आरोप अजित पवार पे रहा है, उस पर ईडी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? तो मुझे लग रहा है इस विपक्ष की इस बात में भी दम माना जाना चाहिए। यह बात पूरी तरीके से खारिज नहीं की जा सकती कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है वो पाक साफ हो गया है, ईडी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। अगर ईडी उस पर भी कार्रवाई करती तो मुझे लगता है कि ईडी की निष्पक्षता भी बनी रहती कि वो सब पे कार्रवाई कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को इस पर सोचना चाहिए कि सिर्फ विपक्ष के पास भ्रष्टाचार लोग नहीं है, आपके पास जो है वो भी भ्रष्ट लोग हैं, एजेंसी उस पर भी कार्रवाई करे। एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैं मांग करता हूं कि कार्रवाई सब पर होना चाहिए। जो भ्रष्ट है वो उसके ऊपर कार्रवाई, वो जेल में जाए। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो तो दूध का दूल्हा नहीं हो जाएगा, और अगर वो विपक्ष में होगा तो पूरा भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। दोनों दलों में अच्छे और ईमानदार और भ्रष्ट लोग हैं। कांग्रेस पूरी भ्रष्ट नहीं है और भाजपा पूरी ईमानदार नहीं है। सभी दलों में अच्छे बुरे लोग होते हैं। जिस भी दल में भ्रष्ट आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, मेरी ये कहने का तात्पर्य है। नहीं, ये हम बात आप कह रहे हैं, जिस भी दल में भ्रष्टाचार है वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो इसीलिए उठ जाते हैं ना जयशंकर सर, क्योंकि कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, और टाइमिंग पर भी। मैं थोड़ा सा इसको जोड़ देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, कई लोगों का ये भी कहना था कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर से ध्यान हटाने के लिए अचानक आनन फानन में गिरफ्तारी हो गई। अखिलेश यादव ने बाकायदा सीतापुर में यकीनन आज देखिए किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी अखबार में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, बहस नहीं हो रही है। किसी भी चैनल पे आप देखिए, चाहे जो भी हो, यूट्यूबर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जितने मेन मीडिया, सो कॉल्ड मीडिया के चैनल्स हैं, तो हो सकता है कि उसका ध्यान बटाने के लिए किया होगा। टाइमिंग की होती है, कई बार खबरों का मैनेजमेंट होता है कि इस खबर को दबाने के लिए एक और बड़ी खबर चला दो ताकि लोग उसमें उलझ जाए। ठीक है, वो उसमें कोई देर नहीं। देखिए, पहली बात यह है, मैं समीर का बहुत प्रशंसक हूँ। ईमानदारी से इन्होंने आज बातें की अभी इस राउंड में जो की। एक तो अपने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बताया, समर्थक बताया, अच्छी बात है। हम लोग भी समाजवादी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, रामकृपाल जी ने अभी बताया भी। दूसरी बात यह कि हम जो बार बार कहते हैं, देखिए हम अरविंद केजरीवाल के समर्थक नहीं हैं, हम किसी भी भ्रष्ट आदमी के समर्थक नहीं हैं। अगर उस पर भ्रष्टाचार साबित होता है तो हम उसके समर्थक नहीं हो सकते। लेकिन एक ही पैमाना चलेगा, और जो रामकृपाल जी इतने बड़े हमारे बड़े भाई भी हैं, और हम लोग साथ साथ भी मतलब 40-42 साल से तो हम लोग एक काम करते ही रहे, एक दूसरे को जानते ही रहे हैं। मैंने कभी अजित पवार का समर्थन नहीं किया, कभी। मेरे किसी भाषण में, किसी भी डिबेट में, किसी भी बयान में, किसी भी न्यूज़ रिपोर्ट में आप दिखा दीजिए। बाल ठाकरे को कभी हमने लोहिया नहीं माना, उद्धव ठाकरे को कभी हमने लोहिया नहीं माना। बाल ठाकरे के खिलाफ हमने लिखा है। उद्धव ठाकरे भी जब उत्तर भारतीयों के खिलाफ या राज ठाकरे जब करते थे तो उसके खिलाफ भी हम लोग बोलते और लिखते थे।
ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, विरोध में आप कह रहे हैं कि इस हद तक नहीं उतरना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ समर्थन में भी इस हद तक नहीं आगे जाना चाहिए कि इस तरह की बातें भी पैदा हो। सीधी सी बात है, जयशंकर गुप्ता की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की हैसियत है। पीएमओ के पास जब प्रमाण होंगे तभी उन्होंने कहा कि 67,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे नहीं और दूसरे दिन आप उप मुख्यमंत्री बना लेंगे। जयशंकर गुप्ता की क्या हैसियत है? हम तो आरोप लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लेवल पे आदमी, गृह मंत्री अगर कहते हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा से भ्रष्ट कोई नेता नहीं हुआ, दुनिया का सबसे भ्रष्ट, और वो आपका मुख्यमंत्री बन के घूम रहा है। अगर कांग्रेस के लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, अजित पवार के बारे में एनसीपी के लोगों ने क्या किया, वो अलग बात है, लेकिन आप आरोप लगाने वाले थे आपका। और दूसरा जो स्टेट सब्जेक्ट की बात कही गई, ईडी क्या स्टेट सब्जेक्ट है? ईडी जब जांच कर रहा था छगन भुजबल के खिलाफ, नवाब मलिक के खिलाफ, हसन मुशर्रफ के खिलाफ, नारायण राणे के खिलाफ या अशोक चौहान के खिलाफ, वो क्या स्टेट सब्जेक्ट था? आपने क्यों नहीं उठाकर बंद किया? आज आप बताइए, मैं इसी मंच के दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज आप बताइए ईडी वालों कि क्या वस्तुस्थिति, क्या स्टेटस क्या है? अजित पवार के मामले की, मुकुल राय के मामले की, शुभेंदु अधिकारी के मामले की, हिमंत बिस्व शर्मा के मामले की, नवाब मलिक के मामले की, हसन मुशर्रफ के मामले की, ऐसे तमाम मामलों के बारे में आपकी जांच कहां तक पहुंची है? आपने कितनी बार बुला करके अजित पवार से पूछा है? वो भी तो उप मुख्यमंत्री है ना। जब आप इनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुला सकते हैं, तो आप अजित पवार को क्यों नहीं बुला रहे हैं कि भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप 67,000 करोड़ रुपया डकार गए हैं सिंचाई घोटाले के नाम पे? आप बुलाइए, एक बार बता दीजिए, देश को बता दे ईडी। अगर आप नहीं बताते हैं कि क्या वस्तुस्थिति है, क्यों आपने समन नहीं भेजा उनको? आप कह सकते हैं कि सरकार में, तो सरकार में तो केजरीवाल भी है। दूसरी बात, मैंने जो कहा था ना, उसको गलत इंटरप्रेट किया हमारे मित्रों ने, इसलिए मैं इंटरप्ट कर रहा था, लेकिन चूंकि कहा गया कि एक राउंड पूरा करना चाहिए। हाई कोर्ट के बाद जब मैं कोर्ट कर रहा था, तो हाई कोर्ट ने ये कहा था जमानत के मामले में, जब भी जमानत का मामला आता है, मनीष सिसोदिया का या सत्येंद्र जैन का या संजय सिंह का किसी का, तो ईडी जो है एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेके पहुंच जाती। नहीं सर, अभी ये मामला भी है, इस पर पूछताछ करना है। तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, आर्डर दिया कि आपको 22 अप्रैल को बताना पड़ेगा कि क्यों बार बार आप जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेके आ रहे हैं। आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्या मामला क्या है? आज तक सुनवाई नहीं हो रही है, जानबूझ करके लटका कर रखा हुआ है, जेल में बंद करके रखा हुआ है। कल को अगर इनोसेंट प्रूव हो गए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, कौन उनकी राजनीतिक करियर को वापस करेगा? अभी एक मामला आया है, रामकृपाल जी भी जानते होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जीएन साईं बाबा, उनको गिरफ्तार किया गया था गढ़चिरौली के मामले में, नक्सलवादी आतंकवादी गतिविधियों के मामले में। 10 साल जेल में रखा, छूट के आ गए। अदालत ने कहा कि एकदम इनोसेंट है, कहीं कोई उसका मामला प्रूव नहीं हुआ है। साईं बाबा ने पूछा कि मेरे 10 साल कौन लौटाएगा? यही बात आज मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए अदालतें हैं, अदालत जब फैसला करती है आप जेल भेज दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आरोप है कह करके आप किसी को बंद कर दिए, 10 महीना रख लीजिए, 12 महीना रख लीजिए, 10 साल रख लीजिए, सुनवाई नहीं हो, मुकदमा ना शुरू हुआ हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों को दमित करके, और ये काम इंदिरा गांधी ने भी किया था, और उसका नतीजा क्या हुआ? 77 में वो भी हार गई, उनके बेटे भी हार गए, उनकी पूरी पार्टी हिंदी पट्टी से साफ हो गई थी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये अघोषित आपातकाल का दौर चल रहा है। राजनीतिक विरोधियों को, चूंकि जो लोग दावे तो कर रहे हैं कि हम 400 सीटें ले आएंगे, 400 पार जाएंगे, 370 पार आएंगे, लेकिन उनका विश्वास हिला हुआ है। अन्यथा नीतीश कुमार के बारे में तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसके डीएनए में खोट है, इसके पॉलिटिकल डीएनए में खोट है। मैंने नहीं कहा था, ठीक है, मैंने पलटी मार कहा था, उस समय भी पलटी मार कहा था, अभी भी पलटी मार कहता हूं मैं। जब वो राजद के साथ गए तब भी मैंने यही कहा था कि पलटी मार है, पेशेवर पलटी मार। ठीक है, अवधेश जी आपके पास आ रहा हूँ। जयशंकर जी जो बोल रहे हैं कि घबराहट है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, चुनाव को लेकर अघोषित आपातकाल है, इंदिरा गांधी ने किया था, उसके नतीजे क्या हुआ? मैं साथ में ये भी जोड़ देता हूँ, उसका भी जवाब दीजिएगा जो वो कह रहे हैं। दिल्ली में अब क्या होगा परिस्थितियाँ? देखिए, ऐसा है कि ये हम लोग डिबेट कर रहे हैं, किसी के प्रश्न को काटने का अर्थ नहीं है कि किसी पर पर्सनल टिप्पणी है। जयशंकर जी ये बता रहे कि हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा।
नहीं, नाम लेके मतलब उन्होंने कहा था आप पर्सनल, जैसे मैं इस पर कभी नहीं जाता हूं, हम लोगों के बीच डिबेट होते रहते हैं, आपकी बात का पूरा खंडन करते हैं, आप भी मेरी बात का, वो पर्सनल नहीं होता है। आपका मतलब ये पूरा एक समुदाय से होता है कि ये लोग ये प्रश्न कभी नहीं उठाए थे। हाँ, प्रश्न, और सच है कि नहीं उठाए थे कुछ भी। अब मैं देखिए, अब आपका डिबेट जो है वहां से खिसक के पूरा अजीत पवार और पर्सनल क्या किया, कांग्रेस वहां चला गया है और सब लोग अपनी अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं। ये सच यही है कि जयशंकर जी जैसे लोग, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं, और प्रेम कुमार जी जैसे लोग, जैसे ही भाजपा आरएसएस का नाम आता है कि पता नहीं, ऐसे हाई बीपी के ये लोग नहीं मरीज हैं, लेकिन पता नहीं कहां से उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है कि शुगर बढ़ जाता है, कि जैसे पुराने जमाने में वीर रस का कवि सम्मेलन होने लगता था, उसी भाषा में एकदम लगेगा कि अब दूसरा कवि आएगा, तीसरा आएगा, वो चलने लगता है। नहीं, ये टिप्पणी आवश्यक है, क्योंकि ये आवश्यक इसलिए है कि ये बाकी हम लोग भी, देखिए, हम लोग किसी के अंत समर्थक नहीं हो सकते। नहीं, अंत समर्थक हम लोग किसी के नहीं हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये लोग जो है जब इतना ना अति कर देते हैं कि आदमी को उसके जवाब में वो छोड़ के उसकी रक्षा हो जाती है, ये समस्या आती है यहां से। अब आते हैं 2-3 बात जो हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री ने, मैं उनको रक्षा करने नहीं जा रहा हूं, हम लोगों ने पहले कहा ये आप सवाल उठाइए, और पार्टी के अंदर इसको लेके असंतोष भी है कार्यकर्ताओं में, अब व्यापक पैमाने पर हो रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि जो चीजें सामने होती है वो पार्टी में सवाल नहीं चलता है, उस पर रामकृपाल जी ने कहा, वो भी बात सही है। लेकिन वैसे जो प्राइम मिनिस्टर का जितना हमने बयान पढ़ा है उसमें इतना ही है कि एनसीपी नेचुरल करप्ट पार्टी है। कोई अजीत पवार का नाम लेकर के, नहीं हमारे पास आपको है तो दिखा दीजिए, नहीं हमको नहीं मिला है सर, मैं छानबीन के कह रहा हूं, नेचुरल करप्ट पार्टी है। पहले सुनिए ना, अरे सुनिए, नेचुरल करप्ट पार्टी है, पहले सुनिए। दूसरा क्या है कि सिंचाई घोटाले पर, यह बात सही है कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी थी तो सिंचाई घोटाले के जांच का आदेश दिया गया था, उसमें 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कुल आरोप लगाया था, जो दिए गए थे, वो फैक्ट है, वो फैक्चुअली है। लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बाद में कहा कि इनके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। दूसरी बात, तो तीसरी बात आती है, अब उसको ले जाना चाहिए कोर्ट में सबको, जिसको ले जाना है। तीसरी बात यह आती है कि ईडी अपने से कोई मामला दर्ज नहीं करता है। अगर पुलिस दर्ज कर रही है, सीबीआई दर्ज कर रही है, और पुलिस और सीबीआई बताती है कि इसमें नगायद अफदी लेन देन हुआ है, तब उसमें ईडी प्रवेश करती है। ईडी नहीं है कि हर मामला, ईडी अपने आप कोई मामला दर्ज करती ही नहीं है। भ्रष्टाचार इसमें भी आप देखेंगे कि सीबीआई ने मामला दर्ज किया हुआ है। एक शब्द बोल दूं, आप सही कह रहे हैं, ईडी प्राइमरी एजेंसी नहीं है, वही है ही नहीं। हाँ, ईडी प्राइमरी एजेंसी ने, सीबीआई इस मामले में भी, जो दिल्ली का शराब घोटाला है, सीबीआई ने मामला दर्ज किया। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दी, भेजा, वहां भेज के बाद उस चीजें सामने आई तो गवर्नर ने कहा कि इसकी जांच करो, डिप्टी गवर्नर। तो जब सीबीआई ने जांच किया, उसमें मनी ट्रेल नकदी का तब आया है, और 6 चार्जशीट इसमें दाखिल हो चुके हैं, 6 चार्जशीट है। और आपको बता दूं, लोग एक कह रहे हैं पहले चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम है, एक्यूज्ड के रूप में नहीं, लेकिन उस कहानी में ही अरविंद केजरीवाल का नाम है कि भाई विजय नायर कम्युनिकेशन हेड है, अगर वो पैसा ले रहा है, हम में से कोई क्या गारंटी देगा कि बाकी जो आरोप लगाए हैं सब गलत है, 100 करोड़ लिया ही नहीं गया, कोई देने की स्थिति में नहीं है। सब पर कार्रवाई हो, इतने बड़े बड़े वकील इन सब मामले को लेकर तो जा ही रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। ऐसा थोड़े है जितने वकील, हमारी हैसियत है क्या कि ईडी हमको सम्मन भेजे हम नहीं जाएंगे, हेमंत सोरेन की तरह कितने बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं। कल बल्कि जो एसोसिएटेड असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को कहना पड़ा कि भाई कितने वकीलों से मैं सामना करूंगा, भाई सारे लोग इनके पक्ष में खड़े हो गए हुए हैं। तो पॉलिटिकल क्वेश्चन एक अलग पक्ष होता है, लेकिन आप सोचिए जरा कि दिल्ली जैसे शहर को शराब की नगरी बनाने की जो पॉलिसी बनाई गई थी कि भैया शीला दीक्षित ने, जब इनको याद है, शायद इन्होंने भी, शीला दीक्षित ने जब बियर बार को 12 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी थी और लड़कियां भी परोसोगी, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया था, लेखन में, बोलने में, सब में विरोध। इन्होंने रात भर खोलने की अनुमति दी, उसमें मनोरंजन के कार्यक्रमों की अनुमति दे दी, कहीं भी चलाए जा सकते हैं इसकी अनुमति दे दी, और 2 बोतल पर 1 बोतल फ्री करो, कितना सस्ता करो। तो ये जो पूरे दिल्ली को शराब की नगरी बनाना, प्रोत्साहित करने का था, ये बिना भ्रष्टाचार के है क्या? दिखाई दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी पर आरोप लगना भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं हो सकता है, लेकिन जो पहली नजर में देखते हैं उसका प्रमाण हो सकता है। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर चर्चा नहीं हुई है। हम लोग तो यही बैठ के पूरा डिबेट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर किया, मैंने दूसरे टीवी पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में किया है, लेख इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर लिखे जा रहे हैं। लेकिन अब एक ही पक्ष का सत्य, पहले तो फ्यूचर गेमिंग, फ्यूचर गेमिंग, फ्यूचर गेमिंग। अब उसमें जो तथ्य आ रहे हैं कि फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा पैसा द्रमुक को दिया है, उसके बाद उसने तृणमूल कांग्रेस को दिया है, बीजेपी को तो कम दिया है
है उसने पैसा, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इसके आधार पर नहीं, ये जो बता रेड्डी की बात उठ रही है, अब बीजेपी अपना जवाब देगी, लेकिन रेड्डी अब क्या बैंक में कोई पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करता है उसका पता चलता है कि किसने हमारे पास भेजा है भाई? ये तो जब तक कि मतलब वो तो बैंक में गया, बैंक भी नहीं बताती, अब बीजेपी ने पता लगा लिया, अलग बात है। तो इसलिए आप बीजेपी पर आरोप लगाइए, बीजेपी पर मुकदमा चले जाइए, लेकिन उसकी आड़ में जो कुछ भी इस देश के समक्ष हुआ है, अब लालू, अब इस समय क्या है, लालू यादव जैसे, उनका तो भ्रष्टाचार के 3-3 मामलों में सजा है ना, वो भी खड़ा होकर बयान दे रहे हैं, उनको भी महत्व मिल रहा है। यही केजरीवाल जब नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे और जब लालू यादव सामने आ गए थे, आके बयान दिया था, हमको मालूम होता तो वहां बैठते नहीं, लालू यादव से हाथ मिलाना पड़ा था। और लालू यादव ने कहा कि बेवकूफ आदमी है, क्या क्या बयानबाजी नहीं हुई थी। लेकिन आज अगर वो सब मिलकर खड़े हो रहे हैं इनके साथ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ठीक वही है, बीजेपी में भ्रष्टाचार है नहीं है, लेकिन सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए हैं। सबको मालूम है कि हमसे गड़बड़ी हुई है, इसलिए एक साथ खड़ा हो, लड़ो हो, सारे वकील खड़े हो रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो लड़ाई है। ये आप कह सकते हैं कि शायद अभी उस सामने दूसरे तरफ होगा, दूसरे तरफ भी आएगी, लेकिन अगर ऐसे ऐसे लोग जेल जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को कल सजा हो जाती है, तो भय से भी देश में बड़े लोग भी भ्रष्टाचार करने से बचेंगे। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि ये ईडी बिल्कुल गलत है और ईडी फलाना है और सीबीआई, सबको कोर्ट भी सब खत्म हो गई है। ये जो हमारे दो मित्र, दोनों बड़े पत्रकार हैं, दोनों समझ जिस ढंग से तर्क दे रहे हैं, वो तर्क न तो आम आदमी पार्टी के अंदर जो न्यूट्रल लोग हैं उनके गले उतर रहा है, न पत्रकारों के गले उतर रहा है। और लोग ये सोच रहे हैं कि दो ऐसे ईमानदार लोग भी पत्रकारों में इसके साथ क्यों खड़े हुए हैं? क्या बीजेपी से, मोदी से, अमित शाह से, आरएसएस से एक घृणा और नफरत है, तो उसमें इस सीमा तक चले जाएंगे कि ये एक पूरे देश को धोखा देने वाला ईमानदारी की लड़ाई के नाम पर उसके साथ आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आपने तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को सुना और खबरों के खिलाड़ी में हमारी कोशिश यही होती है कि जो खबर है ना, उसके आगे पीछे की पूरी कहानी हम आप तक लेकर आए। सबकी अपनी अपनी राय है। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आरोप पर कार्रवाई हो रही है, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन इन सब की क्या राय है, किसको कहां पर क्या लगता है, किसकी दिक्कत है, वो हमने आपके सामने रखा। और आपको इन सब की राय सुनकर आपको क्या लगता है, उस खबर में क्या और बेहतर हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, ये भी जरूर बताइएगा। फिलहाल खबरों के खिलाड़ी में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।